हेलो दोस्तों, बीए एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने कई सारे महान व्यक्तियों को जानने की कोशिश की है। आज के श्रृंखला में हम रतन टाटा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अपनी जिंदगी तो कोई भी बदलता है, पर अपनी बदली हुई जिंदगी से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाले बहुत कम लोग इस दुनिया में हैं। उन महान व्यक्तियों में रतन टाटा का नाम अग्रणी रूप से लिया जा सकता है। अपनी सदी के सबसे महान व्यक्तियों में रतन टाटा का नाम शुमार है। रतन टाटा क्या सोचते हैं, हम वो भी जानने का प्रयास करेंगे। अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग। जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए उतार और चढ़ाव जरूरी भी है, क्योंकि ईसीजी में स्ट्रेट लाइन का मतलब मौत होता है। तो ऐसी सीधी लाइन की उम्मीद तो हम कर नहीं सकते। अप्स एंड डाउन्स तो जिंदगी में आते ही है, पर सारे चढ़ाव और उतार देखने के बाद में भी कामयाबी को हासिल करने वाले रतन टाटा जिंदगी में किस प्रकार के व्यक्तित्व है, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे। फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप जमशेदजी टाटा's childish youngest son, he adopted Naval Tata from the family of distant relative। भारतीय उद्योग जगत के पितामह के रूप में जमशेदजी टाटा को जाना जाता है, जिन्होंने उद्योग की इंडस्ट्री की नींव भारत में रखी। जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे इन्होंने नवल टाटा को पुत्र के रूप में दत्तक लिया। एंड रतन टाटा इज द सन ऑफ नवल टाटा। इन्हीं के बेटे हैं रतन टाटा। एंड उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। Naval Tata and his first wife Sunni separated in the midst of 1940s when Ratan was 7 and his younger brother Jimmy was 5 years old। जब रतन टाटा 7 साल के थे और उनके भाई जिमी की उम्र मात्र 5 साल थी, नवल टाटा ने अपनी पहली पत्नी सुन्नी से तलाक ले लिया। Both he and his brother were raised by their grandmother Lady Nawaz Bai। फिर लेडी नवाज बाई ने अपने दोनों पोतों का लालन और पालन किया। Many years later, Naval Tata took a second wife, Simone, and fathered another son, Noel Tata। कुछ समय के अंतराल के बाद नवल टाटा, जो रतन टाटा के पिता थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली सिमोन के साथ, और फिर नोएल टाटा के रूप में, और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। Ratan Tata began his schooling in Bombay, today we call it Mumbai, and Campion School and the Bishop Cotton School in Shimla, and finished his secondary education at the Cathedral of John Cannon School। रतन टाटा ने अपनी प्राइमरी शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है, वो कैंपियन स्कूल और बिशप कॉटन स्कूल शिमला से पूरी की, और सेकेंडरी एजुकेशन उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल्स में पूरा किया। When invited to speak as his alma mater, he told that he never recovered from his fear of public speaking। जब अल्मा मैटर के रूप में उन्हें अपने स्कूल में बुलाया गया था, इस बात को रतन टाटा बेझिझक कबूल करते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग में जो डर उन्हें लगता था, उससे वो कभी उभर नहीं पाए। The only people speaking publicly in school were those reading out the sermon at assembly and those participating in debates। बस स्कूल के जिंदगी में इतना ही एक मौका पब्लिक स्पीकिंग का मिलता रहा कि वो सरमन्स जब असेंबली में पढ़ते थे या फिर डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे। ही वॉजंट अमंग आइदर, पर इन दोनों एक्टिविटीज में रतन टाटा कहीं पर नहीं थे। नॉर वॉज ही इनटू मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी रतन टाटा ने ज्यादा हिस्सा नहीं लिया, ये वो कबूल करते हैं। इन दैट ही मिस द फुल कल्चर ऑफ कैथेड्रल। और नुकसान ऐसा हुआ कि उन्होंने कैथेड्रल के जो बहुत सारे कल्चर्स और कल्चर के हिस्से थे,
उसका नुकसान उन्हें हुआ, उन्हें समझने का मौका नहीं मिल सका. Cathedral for him was a mixed bag, and he particularly remembers a mathematics teacher who, as he feels, was determined that he never complete school, and he almost succeeded. रतन टाटा मैथमेटिक्स टीचर्स की इस बात को याद दिलाते हैं. वो हमेशा सोचते थे कि रतन पढ़ाई में कुछ कर नहीं पाएंगे, शायद वो इस बारे में कामयाब भी हो गए, ऐसा वो मानते हैं. He completed his BS in architecture with structural engineering from Cornell University in 1962. 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना बीएस का डिग्री पूरा किया एंड लेटर द एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इन 1975. 1975 में फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने अपने एडवांस स्टडीज मैनेजमेंट में पूरी की. टाटा इज द मेंबर ऑफ अल्फा सिग्मा फाई फ्रैटर्निटी. अल्फा सिग्मा फाई जो दुनिया की बहुत जानी मानी संगठन है, उसके टाटा मेंबर है. Once back in India after his undergraduate studies, he joined Telco, Tata Engineering and Locomotive Company, today Tata Motors, which was manufacturing automobiles. अपनी एडवांस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद में रतन टाटा ने टेल्को को ज्वाइन किया, जिसे टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी के नाम से जाना जाता था. आज हम उसे टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं. Soon he was shifted to Tisco. टेल्को से फिर टिस्को में उन्हें शिफ्ट किया गया एंड द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ टाटाज विच वॉज इन द डोमेन ऑफ आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरर. आयरन और स्टील के फील्ड में टिस्को का बहुत बड़ा नाम था. रतन टाटा बिगैन हिज करियर इन द टाटा ग्रुप इन 1962. 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत की. ही इनिशियली वर्कड ऑन द शॉप फ्लोर of Tata Steel, shoveling limestone and handling the blast furnace. बहुत सारे अलग अलग तरीके से रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है. He worked at the Tisco plant at Jamshedpur for 6 years. टिस्को में जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है, वहां पर उन्होंने तकरीबन 6 साल अपने गुजारे, which time he learned both the technical aspects of the company's products and the corporate values of Tata Group. टाटा ग्रुप के कॉर्पोरेट वैल्यूज क्या है और इस बिजनेस के अलग अलग टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है, इन सारी बातों को रतन टाटा ने टिस्को में जानने का प्रयास किया. In 1968, he was shifted back to Bombay to assume a more senior position within the group. 1968 में फिर टिस्को से उन्हें टाटा के अलग बड़ी जिम्मेदारियों के ऊपर उन्हें बुलाया गया and he was given charge of 2 SIG companies in Tata Group, Nelco, New England Laminates Company and Central India Textiles. जैसे ही टाटा को 1968 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप में नई जिम्मेदारियों के लिए बुलाया गया, तो उन्हें 2 बीमार कंपनियां सौंप दी गई. एक थी टाटा ग्रुप की नेल्को, जिसे हम न्यू इंग्लैंड लैमिनेट्स कंपनी के नाम से जानते हैं, एंड सेंट्रल इंडिया टेक्सटाइल्स. ये उद्योग के क्षेत्र में बीमार इंडस्ट्री समझी जाती थी. It was a difficult experience for him, however, he managed to turn in both companies in profit within few years. पर रतन टाटा ने अपनी पर्सनालिटी का एक बहुत ही प्रकाशमान जो साइड था उसको उजागर किया और इन बीमार कंपनियों को प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज के रूप में तब्दील कर दिया. This experience strengthened him immensely and he was ready to take on larger responsibilities. इस अनुभव ने जो नेल्को के साथ उन्हें मिला या सेंट्रल इंडिया टेक्सटाइल्स के साथ में मिला, इन्होंने उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम किया और फिर उन्होंने नई जिम्मेदारियां स्वीकार करने के लिए, बड़ी जिम्मेदारियां स्वीकार करने के लिए अपने आप को बखूबी तैयार कर लिया. He had also left an enduring mark on the seniors in Tata's मैनेजमेंट टीम. टाटा मैनेजमेंट टीम के जो वरिष्ठ लोग थे, उनके ऊपर अपने कर्तृत्व की एक छाप भी रतन टाटा ने बहुत कम उम्र में छोड़ दी थी. His firmness and heart were bore fruit when he was made chairman of Tata Industries in 1981. लगातार अपनी लगन से और अपनी मेहनत से रतन टाटा अपने आप को एक एक कदम आगे बढ़कर साबित कर रहे थे और फिर
इसी का परिणाम ये हुआ कि 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई। ही टॉक ओवर फ्रॉम जे.आर.डी. टाटा, हु वाज 78 years old एट द टाइम। 78 साल की उम्र में जे.आर.डी. टाटा से उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकारा था एंड स्लोली मूविंग टुवर्ड्स रिटायरमेंट। During this period, Ratan had been plenty of time to think and examine avenues for the Tata Group to branch into. टाटा ग्रुप में नए नए प्रयोग करने के लिए एक काफी समय अब रतन टाटा के पास था। The once dominant and monopolist group was now facing stiff competition in all spheres of business. एक जमाने में जिस टाटा ग्रुप को कोई चैलेंज नहीं करता था, सबसे ज्यादा मोनोपोली टाटा ग्रुप की हुआ करती थी। अब टाटा ग्रुप को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। Ratan Tata sensed the consumer revolution. His task was to convert the Tata Group into a highly competitive and diversified group of companies. कंज्यूमर्स की अलग अलग डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड को रतन टाटा समझने की कोशिश कर रहे थे और ग्राहकों की दुनिया में जो क्रांति आ चुकी थी उसका भी वो अभ्यास कर रहे थे। फिर टाटा ग्रुप को एक अलग डाइवर्सिफाइड ग्रुप के रूप में कन्वर्ट करने का उन्होंने एक डिसीजन ले लिया। दिस मूव क्रिएटेड वेव्स इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। और टाटा की इसी मूव ने बिजनेस वर्ल्ड में एक अलग सी लहर दौड़ गई। रतन टाटा वॉज हेल्ड एज द सक्सेसर ऑफ टाटा एम्पायर। टाटा एम्पायर के उत्तराधिकारी के रूप में फिर रतन टाटा को देखा जाने लगा। बट रतन्स पीरियड ऑफ विक्ट्री वॉज ऑल्सो लेस्ड विद ग्रीफ। बहुत सारे संकटों से, दुखों से घिरी हुई उनकी यह कामयाबी थी। हिज मदर वॉज डायग्नोस्ड द terminal cancer and Ratan immediately flew with her to New York. जब माँ को टर्मिनल कैंसर डिटेक्ट हुआ तो रतन को माँ के साथ इमीडिएट यूएस जाना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए और ही स्टेड विथ हर फॉर 4 months। मिली हुई नई जिम्मेदारियों को छोड़कर रतन को माँ के तबीयत के कारण फिर न्यूयॉर्क में 4 महीने गुजारने पड़े टिल शी पास्ड अवे फ्रॉम द रेविजिंग डिसीज। फिर इसी बीमारी के चलते माँ का देहांत हो गया। तब तक रतन को न्यूयॉर्क में ही रुकना पड़ा था। He thought out a process, calling it in 1983 टाटा स्ट्रेटेजिक प्लान। 1983 में फिर उन्होंने एक नए टाटा स्ट्रेटेजिक प्लान का उजागर किया। This was the turning point of the Tata's heritage of more than 100 years। तकरीबन 100 साल के टाटा के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हो रहा था। A group that had stuck a generic business without diversification. With J.R.D. Tata's support, Ratan diversified into contemporary industries like telecommunication, software and biotechnology, etc. टाटा ग्रुप एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस कर रहे थे। किसी ने भी टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में रतन टाटा के पहले सोचा नहीं था। पर एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप की कल्पना लेकर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में ऐसे नए मुकाम को स्थापित करने की कोशिश की। At the time, he created an intense culture of competitiveness within Tata Group. फिर टाटा ग्रुप के अंदर उन्होंने स्पर्धा की एक नई परिभाषा को उन्होंने उजागर किया। Slowly, the laid-back attitude of the employees and management changed. धीरे धीरे फिर कर्मचारियों की प्रवृत्ति बदलती गई और मैनेजमेंट भी अब ऐसे बदलाव को अलग तरीके से देखने लगी। In 1991, J.R.D. Tata stepped down as Tata Industries chairman. 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने फिर टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के रूप में अपने आप को रिटायर कर दिया एंड रतन टाटा को फिर अपना उत्तराधिकारी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। रतन वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर लैकिंग एक्सपीरियंस इन रनिंग अ कंपनी एट द स्केल ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज। टाटा इंडस्ट्री का इतना बड़ा कारोबार और रतन टाटा जैसे कम उम्र के व्यक्ति को उत्तराधिकारी चुने जाने पर बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की। वो कहते थे कि रतन टाटा अनुभव की कमी के व्यक्ति है, वो टाटा ग्रुप को संभाल नहीं पाएंगे। पर however, under रतन टाटा स्टुअर्डशिप टाटा टी एक्वायर्ड टेटली। पर जैसे ही रतन टाटा ने चेयरमैन के रूप में अपना पदभार संभाला, उन्होंने टेटली को एक्वायर कर लिया। Tata Motors acquired Jaguar and Land Rover.
जैगवार कंपनी और लैंड रोवर ऐसे दो बड़े बड़े टाइटल्स को भी टाटा ने एक्वायर कर लिया, एंड ऑल ऑफ विच टर्न टाटा फ्रॉम ए लार्जली इंडिया सेंट्रिक कंपनी इनटू अ ग्लोबल बिजनेस। दुनिया के सबसे जाने मानी टाटा ग्रुप के अंडर में लैंड रोवर और जैगवार आ चुकी थी, एंड टाटा अब एक देसी कंपनी से एक विदेश में भी व्यापार करने वाली ग्लोबल बिजनेस कंपनी बन गई थी, विद 65% ऑफ देयर रेवेन्यूज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। और टाटा का जितना उत्पादन है, जितना उनका इनकम है, उसमें से 65% जो शेयर था वो विदेशी बिजनेस से उन्हें मिलने लगा था। He also pushed the development of the Tata Indica and Tata Nano। फिर दो अलग ड्रीम प्रोजेक्ट को रतन टाटा अपने साथ लेकर आए, जिसे हम टाटा इंडिका और टाटा नैनो के कार के रूप में जानते हैं। रतन टाटा's chairmanship was widely accepted by the business community and within the Tata Group। फिर धीरे धीरे टाटा ग्रुप में रतन टाटा ने जिस प्रकार से अपने प्रभाव को कायम किया, फिर लोगों ने भी उनके व्यक्तित्व को स्वीकारना शुरू कर दिया था। टाटा ग्रुप के अंदर भी उन्हें माना जाने लगा। Their faith was not misplaced as Ratan began to take the Tata Group to undertake of heights। नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए रतन टाटा ने जिस प्रकार से कदम उठाने शुरू किए थे, मैनेजमेंट के बहुत सारे लोगों ने, सभी लोगों ने रतन टाटा के स्किल को मानना शुरू कर दिया था। He was instrumental in creating the first totally indigenous Indian cars, Sierra, Estate and Indica। भारत में बनी, पूर्ण रूप से भारत में बनी, फिर Sierra, Estate और Indica ऐसी अलग अलग कारों के निर्माण के लिए टाटा ग्रुप जाना जाने लगा। The Tata Group was also a forerunner in the emerging software field through the Ratan's paid project, the Tata Consultancy Services। फिर टाटा ग्रुप ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू कर दी। Both these ventures put the Tatas in the top echelons in the Indian and international companies। The existing business were improved, they bounced back into the market leadership position in spite of the intense competition। बहुत सारी स्पर्धा रहने के बावजूद भी टाटा ने अपने आप को दुनिया के सभी नामी गिनामी कंपनियों की होड़ में टॉप लेवल पर पहुंचा दिया था। Ratan's radical change in the group philosophy was questioned by the senior management team। Eventually, these very changes were highly praised and lauded। बहुत सारे लोग उनके विचारों पर टिप्पणियां करते थे, पर बाद में उन्होंने जिस लेवल पर टाटा ग्रुप को पहुंचाया, लोग उनकी तारीफ करने लगे। Ratan's tenure at helm was fraught with issues। The union problem in Tata's Pune plant in 1990s turned ugly and threatened to tarnish the reputation of Tata Empire। 1990 के दशक में टाटा के पुणे प्लांट में जिस प्रकार से यूनियन के प्रॉब्लम होने लगे, टाटा के रेपुटेशन को इसका धक्का पहुंचने लगा। Which was built over a century, but Ratan stood up and fought and won। पर रतन टाटा ने हिम्मत नहीं हारी, वो ऐसे समस्याओं के बीच खड़े रहे, लड़े भी और जीते भी। Over the years, Ratan Tata won many such tough situations and carried on legacy of the predecessors capably। रतन टाटा ने ऐसी कई कामयाबी को अपनी जिंदगी में हासिल किया है। On 31st January 2007, under the chairmanship of Ratan Tata, Tata Sons successfully acquired Corus Group and Anglo-Dutch steel and aluminum producer। फिर 2007 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के अंडर में कोरस ग्रुप को, जो एंग्लो डच स्टील ग्रुप था, उसे भी एक्वायर कर लिया। द मर्जर क्रिएटेड द 5th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग एंटिटी इन द वर्ल्ड। इस मर्जर ने टाटा ग्रुप को लोह उत्पाद के क्षेत्र में, इस्पात के क्षेत्र में सबसे बड़े 5 ग्रुप में शामिल कर लिया। On 26 March 2008, Tata Motors brought Jaguar and Land Rover, the two iconic British brands from the Ford Motors Company। फिर 2008 में उन्होंने जैगवार और लैंड रोवर, इस दो बड़े ब्रांड को, ब्रिटिश ब्रांड को भी खरीद लिया। This gave him credibility in the passenger vehicle segment। पैसेंजर्स के लिए व्हीकल बनाने, कार बनाने वाली कंपनीज में फिर टाटा का नाम शुमार हो गया। रतन टाटा's dream was to manufacture a car costing just ₹1 lakh। He realized his dream by launching the Tata Nano car in the New Delhi Auto Expo
on 10 January 2008. रतन टाटा का एक सपना था आम आदमी को बजट में मिलने वाली एक कार प्रोवाइड करना, और उन्होंने अपने सपने को सच साबित करने की कोशिश की। 2008 के कार एक्सपो में उन्होंने 1 लाख रुपए में दी जा सकती है ऐसे नैनो कार का उन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया। Ratan's lives a simple life without a hype and would normally go with a person of his stature. His vision to steer each the Tata Group companies towards growth and profit has come true. Ratan Tata retired from all executive responsibilities in Tata Group on 28 December 2012, which was also the 75th birthday. 75 साल की उम्र में 2012 में रतन टाटा ने अपने आप को एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से टाटा के अपने आप को रिटायर घोषित कर दिया। ही इज सक्सेडेड बाय साइरस मिस्त्री, द सन ऑफ पुलंजी मिस्त्री एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शाहपुरजी पुलंजी ग्रुप। फिर साइरस मिस्त्री ने उन्हें सक्सीड करने की कोशिश की। रतन टाटा इज करंटली द चेयरमैन एमिरेट्स ऑफ टाटा सन्स, टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील्स। रिटायर्ड होने के बाद में भी उन्होंने अपने काम को चेयरमैन के रूप में, एमिरेट्स के रूप में जारी रखा। एंड ही इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ 2 मेन टाटा ट्रस्ट्स, सर दोराबजी टाटा एंड अलाइड ट्रस्ट and Sir Ratan Tata Trust, which together hold 66% of the shares in the group holding company. Ratan Tata has served in various capacities in the organization in India and abroad. He is a member of Prime Minister Council on Trade and Industry. He is on the board of governors of the East West Center and the advisory board of R&D, Research and Development Centers for Asia Pacific Policy, and serves on the program board of the Bill and Melinda Gates Foundation, India's AIDS initiative. बहुत सारी अलग अलग जिम्मेदारियों को रिटायर होने के बाद में भी रतन टाटा बहुत बखूबी निभा रहे हैं। टाटा सन्स, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के ऑनरेरी चेयरमैन के रूप में वो अभी भी कार्यरत है, और प्राइम मिनिस्टर काउंसिल हो या ट्रेड इंडस्ट्री के बारे में जो काउंसिल है, या फिर ईस्ट वेस्ट सेंटर हो गवर्नर्स का, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हो एशिया पैसिफिक पॉलिसी का, या फिर मिलिंडा गेट्स, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में आज भी सक्रिय रूप से रतन टाटा कार्यरत है। रतन टाटा's foreign policy affiliation include membership of the international advisory boards of the Mitsubishi Corporation, the American International Group, JP Morgan Chase and Booz Allen Hamilton। ऐसे अलग अलग ग्रुप में आज भी रतन टाटा फॉरेन एफिलिएटेड कंपनी की मेंबरशिप में बंधे हुए हैं। He is also the member of the board of the trustees of the Research and Development Corporation, University of Southern California and Cornell University. He is also serves as a board member on the South Africa's International Investment Council and is a member of the Asia Pacific Advisory Committee for the New York Stock Exchange। ऐसे बहुत सारे committees पर आज भी रतन टाटा है। He received the Padma Bhushan in 2000 and Padma Vibhushan in 2008 and a Lifetime Achievement Award by Rockefeller Foundation in 2012. Knighthood was conferred upon him in 2009 with the second highest knighthood award, the Knight Commander of the Order of the British Empire। 2000 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया और 2008 में पद्म विभूषण से, और ब्रिटिश सरकार ने 2012 में जब रॉकफेलर फाउंडेशन ने उन्हें लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला, उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें नाइट ऑफ द कमांडर के ओहदे से भी नवाजा है। Although Tata said that he has no personal icons personally created, he persistently returns to the need of the level of playing field. My dreams, India is where every Indian has an equal opportunity to shine on merit. रतन टाटा ऐसे भारत की कल्पना करते हैं कि गुणवत्ता के आधार पर जहाँ हर भारतीय अपनी मेहनत से चमकेगा। And in a country like ours, you have to try to live and lead by example। और वो कहते हैं कि अपने उदाहरण को स्थापित करके ही हमें अपना जीवन आगे
क्रमित करना चाहिए। नॉट फ्लाउंट योर वेल्थ एंड प्रोमिनेंस। अपनी संपत्ति के आधार पर अपने आप को दिखावा करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार की सादगी में रतन टाटा विश्वास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि रतन टाटा ने अपनी ज़िंदगी में जो आसमान को छू लेने वाली कामयाबियों को हासिल किया है, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा देती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।